हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। दिस इज व्योमकेश एंड यू आर वाचिंग योर चैनल जगास क्लासेस। और आज मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं तुम्हारे क्लास 10 साइंस बुक के चैप्टर नंबर 3 या फिर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि टर्म 1 टर्म 2 के कैटेगरी में आ रहा है। इसका एमसीक्यूज भी हम दे देंगे। बहुत बच्चे बोलते हैं एमसीक्यूज में किसी में आंसर नहीं होता था, तो तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है। पहले खुद करो, क्या करते हो। कुछ क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट ही आंसर दे दिया है, कुछ में तुम लोग क्या करते हो, आंसर शीट देने पर एक क्वेश्चन क्या एक को झांकने चले जाते हो। मैं बोलता हूं एक साथ पूरा सीरीज खत्म करो। आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो छोड़ के रखो, और आखिर में गूगल पे जाओ, बुक ढूंढो, और उस आंसर को तुम जब अपने आप ढूंढते हो तब ज्यादा मजा आता है। इसलिए एमसीक्यू वीडियो का लिंक भी तुम्हें चैनल में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। चैनल में जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, क्लास 10 साइंस एमसीक्यूज, क्लास 10 मैथ्स एमसीक्यूज सारे पड़े हुए हैं, जितने के लेक्चर हमने खत्म किया है। तो अभी हम इसका लेक्चर वीडियो से किसका, मेटल्स नॉन मेटल्स का। तो अगर मैं बोलूं तो दुनिया में कुल मिला के दो तरह की चीजें हैं बुक के हिसाब से, मेटल्स नॉन मेटल्स। एक मेटल होता है, दूसरा मेटल नहीं होता है। जिसको नहीं होता मतलब क्या, नॉन, तो नॉन मेटल। हायर क्लासेस में तुम मेटालॉइड्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हो, और जैसे कि मैंने बोला ये सीबीएसई न्यू पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं, क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसमें एक चैप्टर, जो पोर्शन, चैप्टर नहीं, इस चैप्टर से जो पोर्शन डिलीट हुआ है वो क्या है, वो ऑकरेंस ऑफ मेटल है। तो हम उसको पढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि हम लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेटल्स नॉन मेटल्स, इनको कैटेगराइज कैसे किया गया। जिनको मेटल में डाला गया उनको मेटल क्यों, जिनको नॉन मेटल्स में डाला गया वो नॉन मेटल्स क्यों। जैसे इस दुनिया में अगर मैं बोलूं तो दो तरह के जेंडर होते हैं, एक मेल एक फीमेल, एक लड़का एक लड़की, एक मतलब जेंट्स एक लेडीज। क्यों, उनका कुछ कैरेक्टराइज करने का कुछ तरीका होगा, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे अगर तुम देख सकोगे किस इंसान को, ज्यादातर लोगों को तुम पहचान जाओगे। मैं सब लोगों को नहीं बोलूंगा क्योंकि कुछ लोग आइडेंटिकल नहीं होते उतना, कि ये लड़का है या फिर ये लड़की। अगर मान लो दाढ़ी वाड़ी है, पूरा अच्छा खासा बाल वाल हो के अगर, तो वो लड़का है, हम पहचान लेते हैं। और या फिर कोई लड़की है तो मतलब उनका फिगर थोड़ा अलग होता है, लड़कों का अलग होता है। वैसे ही मेटल्स और नॉन मेटल्स को भी हम इनको उनके प्रॉपर्टीज के बेस्ड पर, वो जो कुछ चीज शो करते हैं उसके बेस पर हम इनको जज करने वाले हैं। तो देखो वो प्रॉपर्टीज क्या होंगे। तो कुल मिला के अगर मैं बोलूं तो प्रॉपर्टीज दो तरह के होते हैं यहां पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या होता है, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टी। एक होता है फिजिकल, दूसरा होता है केमिकल। केमिकल मतलब केमिस्ट्री, जो रिएक्शन कराएंगे वो किसके साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या फॉर्म करा रहा है, क्या रिएक्शन हो रहा है, कौन सा रिएक्शन है, ये सब है केमिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, वो दिखता कैसा है, उसको हथौड़ा से मारेंगे तो टूटेगा या फिर ऐसे छोटा हो जाएगा, दब जाएगा, क्या होगा, टूटेगा कि नहीं, वो स्ट्रांग है कि नहीं है, वो चमकता है कि नहीं है। ये सब उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। जैसे तुम्हारे फिजिकल मतलब जैसे पहले आ जाता है स्किन टोन, तुम गोरे हो काले हो कैसे भी हो, वो तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तुम्हारे बाल कैसे, लंबे हैं छोटे हैं, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है। समझ रहे हो, फिजिकल अपीयरेंस है जो हम जज कर पाते हैं। तो इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट नाउ। तो सबसे पहले देखो मेटल्स। तो मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। कौन, पहला आयरन, आयरन मैन वाला आयरन नहीं, लोहा। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम अगर नहीं देखा हो या फिर किसी ने नहीं देखा हो तो मैं बता देता हूं। जो रेस्टोरेंट में जब तुम पार्सल लेके आते हो या फिर कोई भी फूड को पैक किया जाता है, जो फॉयल का यूज होता है उसको एल्यूमिनियम फॉयल बोलते हैं। वो एल्यूमिनियम से बना हुआ रहता है। और एल्यूमिनियम और बहुत जगह भी देख सकते हो। और सिल्वर तो सबको पता होगा, जो चांदी होता है वो होता है सिल्वर। और गोल्ड, सोना, सोना तो जरूर देखे होगे तुम लोग, या फिर नहीं देखे तो फोटो में तो देखे होगे। गोल्ड के बहुत लोगों को पता होगा कि गोल्ड कैसा होता है। तो इन सब में एक प्रॉपर्टीज कॉमन होते हैं सारे मेटल्स में। मैंने यहां पे एटसेट्रा क्यों लिखा, और भी बहुत सारे एलिमेंट इसमें आ सकते हैं, किसमें, मेटल्स के अंदर। जैसे और बहुत कुछ है, एच मेटल। और दूसरी बात, इनके पास एक कॉमन प्रॉपर्टी है। क्या है वो कॉमन प्रॉपर्टी, तो जितने भी प्योर मेटल्स होंगे, जितने भी प्योर मेटल्स होंगे वो साइन करेंगे। वो क्या करेंगे, साइन करेंगे, वो जरूर साइन करेंगे। अब बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर
सोना चमकता है, चलो मान ली। सिल्वर चांदी चमकता है, मान ली। एल्यूमिनियम भी फॉयल चमकीला दिखता है, चमकता है, मान लिए। सर लोहा तो काला काला दिखता है, ये भी कुछ बच्चों का सवाल होगा। तो मैं बता देना चाहता हूं, वो जो काला हो जाता है लोहा, वो जंग लगने की वजह से होता है। कोरोजन भी इस बार उड़ा दिया है, पर हम थोड़ा पढ़ लेंगे क्योंकि वो हायर क्लास में तुम्हें मदद करेगा। छोटा सा टॉपिक है, लास्ट में पढ़ेंगे उसको, ठीक है, लास्ट में है भी बुक का। तो कोरोजन जो जंग लग जाता है, इसलिए कलंक जो बोलते हैं ना, कलंक लग गया है, उसके वजह से वो काला हो जाता है। वरना आयरन को सैंड पेपर, पता है तुम्हें सैंड पेपर, कुछ लोग उसको एमरी पेपर भी बोलते हैं, उसको कहीं पे भी घिस के देखो किसी भी मेटल में, वो घिस देने पर क्या होता है, उसके ऊपर जो इंप्योरिटीज होगा, जो जंक लग गया होगा, वो सब निकल जाएगा अच्छे से घिसने के बाद। उसके बाद तुम्हें वो चीज चमकता दिखेगा। या फिर और एक जगह तुम आयरन का साइन जो होता है ना, जो नहीं देखे हैं उनको बता देता हूं। जहां पे आयरन के रॉड को काटा जाता है, ऐसे दो हिस्सों में बांटा जाता है, जब काटते हैं तभी देखना जो जगह कट हुआ रहता है उस जगह पे चमक होती है, वो होता है आयरन का चमक। इसलिए तो मैंने लिखा, मैं यहां पे नहीं लिख देता मेटल साइन, प्योर मेटल साइन, मतलब प्योर स्टेज में होना चाहिए, उसमें इंप्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, तब ये चमकेगा। समझ गए? प्योर मेटल साइन। और ये जो साइन करता है, ये जो मेटल साइन मारता है, इसका प्रॉपर्टी जो है, इसको एक नाम दिया गया है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लस्टर। लस्टर मतलब चमकना। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लस्टर, LUSTRE। टर्म 1 में आएगा तो स्पेलिंग मिस्टेक की चिंता तो नहीं होगी क्योंकि ऑप्शन गिवन होगा। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। और मैं बोलता हूं, ये सब सारे लिखते लिखते चलोगे, याद होता जाएगा एग्जाम में। जब तुम एग्जाम के स्टेज में पहुंचोगे तब ऑटोमेटिक ये याद होता जाएगा, ज्यादा बार रिवीजन करना नहीं पड़ेगा अगर लिख लिख के पढ़ोगे। या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे भी इंपोर्टेंट नोट्स मिल जाते हैं, पर ये बोर्ड्स लेवल का बेस्ट नोट्स बनेगा जो वीडियो देख देख के बनाएगा। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जैसे कि हम मेटल्स के प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे, चलो और कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल कैन बी, इसको क्या किया जा सकता है, एक मेटल को, कोई भी मेटल मान लो वो चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, इनको एक थिन शीट में मतलब हम बदल सकते हैं उनके फॉर्म को। वो जो उनका सॉलिड फॉर्म होगा उनको हम थिन शीट में ला सकते हैं। कैन बी 10 मतलब मार के या फिर कुछ भी करके बी 10 इंटू थिन शीट्स। थिन शीट्स मतलब क्या, बहुत पतले शीट्स, मतलब कागज से भी पतला बनाया जा सकता है। सर ये कहां पे देखने के लिए मिलेगा? हम मिलेगा जो मिठाई में जो सिल्वर का एक कोटिंग टाइप का एक रखते हैं ना, जो गोल्ड फॉयल हो सकता है, जो ज्यादा महंगी मिठाइयां होती है उनमें गोल्डन कलर का होता है, वो गोल्ड फॉयल होता है। मतलब अगर असली सोना उतना लेंगे तो बहुत पैसा का चला जाएगा, पर उसको इतना पतला बनाते हैं, इतना पतला बनाते हैं कि बहुत कम गोल्ड में ना वो फॉयल बन जाता है। फिर भी एक्सपेंसिव होता है, मतलब वो एक मिठाई में जो लगता है वो भी 2-3 रुपए का पड़ जाता होगा, इतना छोटा सा पीस को। उसके बाद और क्या है, ये जो प्रॉपर्टी होता है, हमें पता है कि हर एक प्रॉपर्टी का एक नाम है। ये शायद प्रॉपर्टी को बच्चा समझते हैं जो हर प्रॉपर्टी का नाम दे रहे हैं। जैसे इसके पहले एक प्रॉपर्टी पढ़े थे हम, उसका भी एक नाम था, कौन सा, शाइनिंग वाला, उसको बोलते हैं लस्टर प्रॉपर्टी। तो ये कौन सा है, सीड वाला, थिन सीड वाला प्रॉपर्टी, तो इसको बोलते हैं मेलेबल। क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी का नाम, इस बच्चे का नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड मेलेबिलिटी और मेलेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल। तो इस प्रॉपर्टी का नाम मेलेबिलिटी है, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेलेबल प्रॉपर्टी लिखो या फिर मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी, सेम है, उसमें कुछ फर्क आएगा नहीं, प्रॉपर्टी तो सेम है ना, नाम थोड़ा इधर उधर चलता है। अब देखते हैं कि मेटल और क्या हो सकता है। इसकी और एक प्रॉपर्टी है कि कोई भी मेटल को हम एक वायर में तब्दील कर सकते हैं। मतलब एक इतना मान लो गोल है, उसको पूरा वायर में, लंबा वायर में उसको तब्दील कर सकते हैं, वो भी छोटा, थिन। सो देखो इसको बोलते हैं मेटल कैन बी स्ट्रेच्ड, मतलब खींच के, टू ए थिन वायर, इसको बहुत पतले वायर
बना सकते हैं। जैसे शाइनिंग वाले प्रॉपर्टी को लस्टर बोलते हैं, सीड वाले प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी बोलते हैं, वैसे ही वायर बनाने वाले प्रॉपर्टी को, वायर बन सकता है वाले प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी या फिर डक्टाइल। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डक्टिलिटी। अगर तुम्हें पूछा जाए आर मेटल्स डक्टाइल तो क्या लिखना? हाँ भाई हाँ, बिल्कुल ये डक्टाइल होते हैं। और मेटल के पास कुछ प्रॉपर्टी होती है, उनका नाम लिखो बोलने से, लस्चरस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी। समझ गए? और दूसरा बात, इसका अंदाजा तुम कैसे लगा सकते हो पता है? मान लो एक गोल्ड है, उसको 1 ग्राम लेंगे। 1 ग्राम मतलब उतना बड़ा कोई क्वांटिटी नहीं होता। 1 ग्राम का प्राइस कितना आ जाएगा? करीबन 4,500 से 5,000 रुपए आएंगे। तो उतने मतलब हिस्से गोल्ड को, बहुत छोटा होगा वो, मतलब मैं बताऊंगा तो ये बहुत छोटा होगा, पर उसको अगर हम वायर में तब्दील करेंगे, उसको अगर हम वायर बनाएंगे तो क्या होगा पता है? तो वो 2 किलोमीटर तक लंबा उसको खींचा जा सकता है। तो तुम सोच सकते हो कि इसका डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कितना हो। इतू सा गोल्ड, 2 किलोमीटर का वायर, मतलब कितना पतला वायर गोल्ड को बनाया जा सकता है। पर क्या ये रियल वर्ल्ड में होगा? नहीं, इसको प्रॉपर कंडीशन में रखेंगे, वरना मान लो हम रोड में खींच रहे हैं, गाड़ी आया बटाक, तो नहीं बनेगा ना। तो ये लैब में टेस्ट किया जाता है, जहां पे पूरा सुइटेबल कंडीशन दिया जाता है उसको, और वहां पे करेंगे। तो मतलब 2 किलोमीटर हो सकता, मतलब कम है क्या यार? 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर, बहुत लंबा भाई, बहुत लंबा। तो इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी बोलते हैं। और ये एक जानना मान लो पूछ लेता है 1 ग्राम गोल्ड से मैक्सिमम कितना हम खींच सकते हैं, तो 2 किलोमीटर। यहां पे लिख देता हूं 1 ग्राम गोल्ड, सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन होता है? गोल्ड होता है, इसको 2 किलोमीटर। और ये मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी में भी सबसे ज्यादा अगर बोलोगे तो गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, क्योंकि देखो फॉयल भी किसका? गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम का बन पाता है, और ये वायर भी सबका बन पाता है, पर सबसे ज्यादा किसका? गोल्ड का खींचा जा सकता है, इसको ज्यादा पतला किया जा सकता है। नेक्स्ट मैं बताऊं तो मेटल्स आर, जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। सर किस बस के कंडक्टर होते हैं ये? तो मैं बता देता हूं, ये किसी बस के कंडक्टर नहीं होते, ये हीट के कंडक्टर होते हैं। सर हीट किसी बस मालिक का नाम है? नहीं है, सुनो ना, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर। तो सुनो, जैसे कंडक्टर क्या होता है? जो कुछ भी कंडक्ट करता है उसके थ्रू पास करने देता है। तो वैसे ही एक मेटल के थ्रू हीट पास कर सकता है, एक मेटल के थ्रू हीट पास करता है। इसका एक्टिविटी भी है बुक में, मैं अभी डायग्राम काट के समझाने वाला हूं। तो मेटल के थ्रू हीट पास करता है, मतलब क्या? मान लो ये मार्कर नहीं है मेटल, पर मान लेते हैं ये मेटल है, तो अगर इसके इस कोने में अगर हम हीट देंगे ना, तो ये इधर पहुंच जाएगा। ये अगर हम इस कोने में हीट देते हैं तो ये इधर पहुंच जाएगा। तो क्या है? हीट यहां से यहां क्या किया? पास किया, कंडक्ट किया। तो मेटल क्या हुआ? हीट का कंडक्टर हुआ। हमारा बॉडी क्या एक गुड कंडक्टर है? मैं बोलूंगा है। अगर इलेक्ट्रिक करंट शॉक से पास करेंगे तो है इलेक्ट्रिसिटी में, पर हीट में क्या है? तो मैं एक बात बता देता हूं कि अगर मान लो तुम्हारा इस हाथ तुम आग में डाल दो, नहीं मत डालना, अगर किसी इंसान डाल देता है तो उसके यहां जलन होगी या पैर में होगी? ऑब्वियसली सर यहां होगी। पैर में अगर कोई फिर ठोकेगा तो वहां पे भी हो सकती है, नहीं हाथ में बस अगर आग में रखेंगे तो हाथ को बस जलन होगा। पर मेटल में अगर उसके हाथ को रखेंगे तो पूरे बॉडी में हीट फैल जाएगा, चारों ओर जलन होगा। मतलब सब बोलेंगे खाएंगे तो मिल बांट के खाएंगे, वो चाहे गर्मी हो वो चाहे खाना हो। समझ रहे हो? तो एक्सपेरिमेंट अभी एक कराऊंगा तो सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट बस अभी नोट कर लो अपने कॉपी में अगर कर रहे हो तो। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो देखो, ये है हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, जो फिजिकल प्रॉपर्टी था कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बस का नहीं, हीट का गुड कंडक्टर था। कौन? मेटल। तो वो कैसे प्रूफ हुआ देखो। तो पहले हम एक स्टैंड लिए, उसमें एक मेटल रॉड को लटका दिए ऐसे। ये स्टैंड ऐसे है, इसमें रॉड लटका दिए जैसे दिख रहा है तुम्हें डायग्राम में। ये स्टैंड है, ये मेटल रॉड है। किसका रॉड है? मेटल का। उसके बाद उसके बगल में एक कैंडल रख दिए, मोमबत्ती, वैक्स कैंडल। और उसमें क्या किया, हम माचिस मार के या फिर लाइटर से आग लगा दी, फिर ये जलने लगा। और मेटल रॉड को इस कोने में रख दिए, किसको? मोमबत्ती को। तो उस कोने को गर्म करने लगा।
और जैसे मैंने बताया था मेटल क्या बोलेगा, खाएंगे तो मिल बांट के खाएंगे, तो ये हीट चारों तरफ फैलने लगेगा। तो भले ही हीट यहां पे हम दे रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर पोर्शन पे हम हीट दे रहे हैं, पर ये फैल फैल के अगर यहां भी छूओगे थोड़ी देर बाद ज्यादा गर्म करने के बाद, तो यहां पे भी तुम्हें हीट फील होगा। क्या होगा? फील होगा। गर्म लगेगा यार, क्या फील होगा? गर्म लगेगा, हाथ भी जल सकता है ज्यादा गर्म हो तो हीट आ गया यहां पे। तो इससे क्या पता चला कि ये हीट यहां पे हमने दिया था, यहां पे कैसे पहुंचा? चल के, बस से, ट्रेन से, कैसे? तो ये बोला हम मेटल के थ्रू आया, हम मेटल के थ्रू आया। तब साइंटिस्ट लोगों ने बोला ये मेटल कंडक्टर है। जैसे बस कंडक्टर इधर से उधर पहुंचा रहा है, वैसे मेटल भी हीट को इधर से उधर पहुंचा रहा है। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर है, अच्छे से कंडक्ट करता है किसको? हीट को। समझ गए? एक टॉपिक खत्म हुआ। चलो, हाँ, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि मेटल जो होते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ, सर हीट तो बताया था नहीं, अब मैं बताऊंगा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर, अच्छा कंडक्टर है किसका? हीट के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का भी। ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो घर में आता है, बिजली जिसको बोला जाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कैसे? देखो यहां पे एक एक्सपेरिमेंट, एक बैटरी है, उसको हमने ज्वाइन कर दिया थ्रू मेटल वायर, मेटल से बना हुआ वायर, बल्ब से, तो बल्ब जलने लगा, ये बल्ब ग्लो कर रहा है, रोशनी दे रहा है, तो क्या? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है किसके थ्रू? मेटल वायर के थ्रू। तो अब सवाल होगा कि कुछ बच्चों का, कुछ बच्चे तो समझे होंगे, कुछ बोल रहे होंगे कि सर वायर तो बाहर से प्लास्टिक जैसा दिखता है, आप बोल रहे हो मेटल है, प्लास्टिक तो नॉन मेटल है। तो मैं बता देता हूं, सारे वायर के ऊपर, जो इलेक्ट्रिसिटी वाले वायर होते हैं, उसके ऊपर एक पीवीसी कोट लगा होता है। पीवीसी कोट ऑन वायर। क्यों? बुक में भी पूछा गया है, दिया नहीं है, पूछा गया है। क्यों? तुम सोचो कि अगर किसी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा हो, तुम्हें पता है कोई अगर इंसान अपनी तीनों उंगली घुसेड़ देगा किसी प्लग में और स्विच ऑन कर देगा, और अगर घर में लाइट होगा तो उसका हालत क्या होगा? अरे हिल के रख जाएगा, और वो नहीं जाएगा, उठेगी अस्थि। तो समझ रहे हो ना? तो इसलिए अगर वायर को ऐसे खुला पड़ा रहता हमारे घर में भी, अगर कोई जाके उसको छू देता बाई चांस मान लो, तो उसकी हाल क्या होता? इलेक्ट्रिसिटी एक वरदान नहीं, एक श्राप बन के रह जाता। उसको घर में नहीं बल्कि वो जो फांसी देते हैं ना, वहां पे यूज किया जाता जान लेने के लिए। पर जो पीवीसी कोट दे रहे हैं, इससे क्या पता चल रहा है? पीवीसी कोट एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रिक को कंडक्ट नहीं करता है। जिससे अगर मान लो हम वायर को पकड़ते भी हैं, जिससे अगर मान लो ऐसा होता है ना वायर, ये देखो वायर, ये ब्लैक कोट है पीवीसी का, इसके अंदर वायर होगा, इसको मैं पकड़ा हूं, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, बिल्कुल मुझे कुछ नहीं हो रहा है। इसको अगर ऐसे दांत के खींच दूंगा तो मैं भी चला जाऊं। समझ रहे हो ना? कोई भी खींच देगा वो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी उसके बॉडी के थ्रू पास करेगा, और तब तुम्हें लगेगा जोर का झटका, बहुत जोर से लगेगा, धीरे नहीं बहुत जोर से लगेगा, और जान भी चला जा सकता है। तो इसी के लिए बोलते हैं बड़े लोग कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ खिलवाड़ मत करो। पर ये पीवीसी कोट दे देते हैं ताकि हम उसको ऊपर से टॉर्च कर पाए बिना किसी खतरे की। समझ गए? तो अगर पूछा बुक वाला सवाल तो क्यों पीवीसी कोट देते हैं, तो समझ गए ताकि हमें झटका ना लगे, हमारी जान ना जाए, यही तो आंसर होगा। समझ गए ना? सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नॉन मेटल। मेटल का खत्म हो गया किस्सा, अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल के बारे में थोड़ा। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो नेक्स्ट हम पहुंच गए हैं कहां पे? नॉन मेटल्स पे। तो अब हम नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ा जानेंगे। जैसे तुम्हें पता होगा कि मेटल्स कैसा होता है? हार्ड होता है, वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में भी कुछ रहता है, और उसको कंट्राडिक्ट करके देखेंगे बाद में। अभी थोड़ा नॉन मेटल्स की बातें करते हैं। तो मेटल्स हार्ड होता है, ये बात तुम जान लो अगर नहीं पता था तो। और दूसरा बात, नॉन मेटल्स में वो चीज गारंटीड नहीं है, जबकि डायमंड हार्ड होता है, नॉन मेटल होके भी डायमंड हार्ड होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। और दूसरा है सल्फर, कार्बन, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? ये सब है नॉन मेटल्स।
और नॉन मेटल्स का और एक स्टेटमेंट है कि ऑल नॉन मेटल्स जनरली ऑकर्ड आइदर एज सॉलिड और एज गैस। जो ज्यादातर नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होता है, उनका क्या होता है, वो या तो सॉलिड की तरह मतलब सॉलिड स्टेट में रहेंगे या तो गैस की स्टेट में रहेंगे, वो लिक्विड स्टेट में नहीं रहेंगे। पर एक्सेप्ट पर ब्रोमीन दैट इज लिक्विड, पर ब्रोमीन लिक्विड की तरह रहता है जो कि नॉन मेटल है। मतलब ब्रोमीन एक अलग है, अपने घर से सबसे वो अलग है, वो अलग पहचान रखता है। बाकी सब नॉन मेटल्स सॉलिड और गैसेस में रहते हैं, जबकि ब्रोमीन अकेला ऐसा है जो घर की बात ना मान के लिक्विड स्टेट में रहता है। समझ गए? और ये तो समझ गए नॉन मेटल्स के एग्जांपल बता दिए। अब मैं कुछ एक्सेप्शन बताऊंगा मेटल्स का भी। जैसे मेटल्स जनरली हार्ड होता है, पर तुम क्या कभी कैंची से काट सकते हो लोहे को? सोने को भी अगर बड़ा पीस हो काट सकते हो? सर बड़ा वाला कैंची लेंगे यार, बड़ा वाला मेटल भी मैं दूंगा, पर मेटल अगर मैं बोलूं तो नाइफ से काटना मतलब मुश्किल है। नॉर्मल घरेलू नाइफ से इतने बड़े मेटल को काटो, नहीं काट सकते। पर एक ऐसा मेटल है जिसको काटा जा सकता है, वो सब एक्सेप्शन बताने वाला हूं। और केमिस्ट्री में याद रखना कि कुछ प्रॉपर्टी बनाते हैं ये लोग, उसके बाद में कुछ लोग इन प्रॉपर्टी को मानते नहीं है। जैसे बोल दिए ना, नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, पर डायमंड हार्ड होता है जबकि वो नॉन मेटल है। वैसे कुछ लोग होते हैं जो इनकी प्रॉपर्टी को मानते नहीं है। किनकी प्रॉपर्टी? तो नॉन मेटल्स का था ही नहीं, साइंटिस्ट लोगों ने नाम दिया है, मानते नहीं, फिर उसको ये लोग एक्सेप्शन बोलते हैं। और वो एक्सेप्शन को एग्जामिनर एग्जाम में डालता है और बच्चा उसको छोड़ के चला जाता है और बोलता है केमिस्ट्री तगड़ी थी, मार्क आए नहीं। हमेशा याद रखना, एक्सेप्शन को नहीं छोड़ के जाना है, उसी से डालेगा सवाल। हर बार यही कर रहा है सीबीएसई, तुम उठा के देख लो पीवाईक्यूज। तो अब मैं कुछ एक्सेप्शन बताऊंगा और दोनों के कंपेयर करेंगे थोड़ा है, किनको? मेटल्स को, नॉन मेटल्स को। सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो देखो अभी कुछ पॉइंट बताएंगे कि मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स आर, ये लिखते चलो मेरे साथ, तुम्हें याद करने में आसानी होती रहेगी। जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। पर कौन एक एक्सेप्शन है? सोडियम। एक्सेप्ट सोडियम, इसको नाइफ के सहारे, कैंची के सहारे यूं काटा जा सकता है, तो ये एक्सेप्शन है, जान लो। और क्या होता है? ऑल मेटल्स, ऑल मेटल्स एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं। कैसे? एज सॉलिड, सॉलिड इन रूम टेम्परेचर, रूम के टेम्परेचर में ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एज सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले तो ये जान लो कि अंटार्कटिका में रूम बनाएंगे, वहां का टेम्परेचर बहुत डाउन होगा, और अगर मान लो कहीं गर्म जगह पे बनाएंगे रेगिस्तान में, तो वो बहुत हाई रहेगा दिन के टाइम। तो रूम टेम्परेचर एक स्टैंडर्ड माना गया है जो कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। मतलब ये एक स्टैंडर्ड है कि रूम टेम्परेचर मतलब ऐसा नहीं तुम जिस रूम में रह रहे हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। समझ गए? अब देखते हैं कि ये ज्यादातर क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। पर एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है मर्क्यूरी, जो कि लिक्विड होता है। यहां पे भी सर लिक्विड में ऐसा क्या है जो अपने घर वाले को धोखा दे के लिक्विड में रह रहे हैं? नॉन मेटल्स में भी ये याद रखो, नॉन मेटल्स में कौन था गद्दार? ब्रोमीन था। एक्सेप्शन मतलब क्या? गद्दार। तुम इसको रिलेट कर सकते हो, वो भी लिक्विड की तरह रह रहा था। और यहां पे कौन है गद्दार? मर्क्यूरी। और ये भी लिक्विड की तरह रह रहा है। समझ गए ना? ऐसे याद करो, केमिस्ट्री यूं ही याद होता है यार, याद करना ही तो रहता है, समझाना तो मैं समझा दूंगा तुम्हें इजीली। और क्या होता है? मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट। अब ये मत पूछना, नहीं पूछ सकते हो, तुम्हारा टीचर हूं, जो भी डाउट सब पूछो। कहां पे? कमेंट सेक्शन में। इसलिए बोल रहा हूं कमेंट करो। समझ आ गया तो आ गया बोल के कमेंट करो, नहीं आया तो भी कमेंट करो। मैं तुम्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब का बोलता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मेरा वो इरादा नहीं है। मेरा क्या इरादा है कि ऑल इंडिया को मुझे फ्री एजुकेशन, क्वालिटी कंटेंट वीडियो कोर्स फॉर्मेट में, नोट्स फॉर्मेट में और क्वालिटी कंटेंट के हिसाब से डिलीवर करने। पर कमेंट में क्या होता है? मुझे पता चलता है हाँ इतने बच्चे तो समझ गए, मतलब 100%। नहीं समझे तो मुझे पता चलता है कि ये बच्चे नहीं समझे, तो इनके लिए कुछ वीडियो बना देता हूं। तो इसलिए कमेंट करना जरूरी है। वीडियो देखते टाइम कुछ ऐतराज करने की जरूरत नहीं, कमेंट करो। मैं लाइक शेयर का नहीं बोल रहा हूं, कमेंट का बोल रहा हूं इसलिए। हाँ तो देखो यहां पे क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई
मेल्टिंग पॉइंट। अगर पूछ रहे हो मेल्टिंग पॉइंट क्या है तो मैं बता देता हूं। मान लो एक बर्फ लिए हम, तो जिस टेम्परेचर में जितने टेम्परेचर में वो बर्फ पिघलेगा, किसमें? पानी में। बर्फ पिघल जाता है ना पानी में, तो वो जो टेम्परेचर होगा वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो लोएस्ट टेम्परेचर होगा। मतलब जिस मान लो हम -5 डिग्री सेंटीग्रेड में रखे हैं, वो बर्फ हो गया है, उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे, मतलब मान लो 0 डिग्री या फिर 5 डिग्री में वो पिघलने लगा, तो क्या होगा? उसका मेल्टिंग पॉइंट वो होगा जिसमें वो पिघलना शुरू किया। समझ गए? तो वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। सो बिफोर आई मूव टू नेक्स्ट टॉपिक और कुछ और पॉइंट डिस्कस करेंगे, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो अभी मैंने बोला, क्या बोला? कि जो मेटल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई होता है, पर कुछ मेटल्स हैं जिनका नाम है क्या है? गैलियम। गैलियम एक मेटल है, गैलियम, और क्या है? एक सीजियम। सीजियम, ये दो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, एमटी मध्य प्रदेश नहीं, मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो, इज वेरी लो। तुम ऐसे हाथ में रखोगे ये लिक्विड बन जाएंगे, मतलब बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट में ही ये पिघल जाते हैं, वेरी लो। बर्फ को हाथ में रखने से पिघल जाता है? नहीं पिघलता, टाइम लेता है ना। गर्मी में लेके जाओगे तो भी टाइम लेगा, पर ये तो और जल्दी पिघल जा रहा है। आयरन को हाथ में रखते हो तो पिघल जाता है? नहीं पिघलता। आयरन को पिघलाने के लिए बहुत हीट चाहिए होता है, बहुत हीट। समझ रहे हो? और क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे सारे मेटल सारे प्रॉपर्टी को ओबे कर रही है, सारे साइनिंग है, नहीं, वैसे कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स क्या पढ़ा है हमने? वो साइन नहीं मारते, पर आयोडीन एक नॉन मेटल है। आयोडीन इसे नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है, फिर भी ये साइन मारता है या फिर साइन देता है, बट इट साइन, या फिर बोल सकते हो लस्टर, इट्स ओ लस्टर। यहां पे मैं साइन लिख देता हूं। समझ गए? अब तीसरा क्या हुआ? कार्बन। हमने क्या बताया था तुम्हें कि कार्बन क्या होता है? एक नॉन मेटल होता है। और एक बात तुम्हें जान के हैरानी होगी कि कार्बन के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। कार्बन एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म, तो बहुत तरह से ये एग्जिस्ट करता है। मतलब ये समझ सकते हो कि कोई एक इंसान है, वो बैंक भी चलाता हो, वो डॉक्टर भी हो, वो वकील भी हो, वो जज भी हो, वो कलेक्टर भी हो, वो एसपी भी हो, एक बंदा हो सकता है, पर ये नॉन मेटल होता है बहुत सारे फॉर्म में। और सारे फॉर्म का नाम है, क्या बोलते हैं उसको? ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉप। मतलब कार्बन के बहुत सारे फॉर्म है, नहीं बोलेंगे, कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप है। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉप। तो मैं दो फॉर्म के, दो एलोट्रॉप के एग्जांपल लेता हूं। डायमंड, तो डायमंड क्या है? कार्बन का एक एलोट्रॉप है। तो कार्बन नॉन मेटल है, तो उसका एलोट्रॉप कैसा होगा? नॉन मेटल होगा। तो डायमंड क्या है? नॉन मेटल है। पर फिर भी हमने क्या बताया है कि मेटल हार्ड होते हैं, वो साइन मारते हैं, पर डायमंड नॉन मेटल है, फिर भी ये बहुत हार्ड होता है। इट्स द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द नेचर, बहुत हार्ड होता है, साइन भी मारता है, चमकता है, इसलिए तो पैसे देते हैं इसको पहनने के लिए। समझ रहे हो ना? खरीदने के लिए। स्टील होके भी हार्ड होता है ये, और साइन मारता है। समझ गए? दूसरा क्या है कार्बन का? और एक एलोट्रॉप बोलो तो ग्राफाइट। ग्राफाइट कौन सा होता है? पेंसिल जो यूज करते हैं उसके अंदर जो काला चीज होता है वो ग्राफाइट होता है। लाइफ में एक काम कभी मत करना, पेंसिल को दोनों तरफ से शार्प करके, दोनों तरफ से वो निप निकाल के इलेक्ट्रिक बोर्ड में निकाल के स्विच मत डाल देना, करंट पास करता है। अरे सर आप अभी बोल रहे हैं कार्बन नॉन मेटल है, उसका एलोट्रॉप नॉन मेटल होगा जो कि ग्राफाइट होगा, और हमें पता है नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, बस मेटल करती है, पर ग्राफाइट करता है, वो उसका एक्सेप्शन है। ग्राफाइट एक नॉन मेटल है, फिर भी ये क्या करता है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए? कुछ एक्सेप्शन। और एक दो पॉइंट लिखवाने के बाद हम इसको खत्म करेंगे। नेक्स्ट वी विल मूव टू द केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शन। सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये सीजियम अच्छे से लिख देता हूं, चलो सीजियम हो गया, देखो नोट कर लो जल्दी। हाँ तो देखो लास्ट एक प्रॉपर्टी है कैसे मेटल्स का, अल्काली मेटल्स। तो ये होते क्या है?
ये लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये सब अल्काली मेटल्स है। क्यों? आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं, मतलब हार्ड नहीं होते। मेटल तो हार्ड होना चाहिए, पर ये सॉफ्ट होते हैं। दैट दे कैन बी कॉट विथ ए नाइफ, इनको एक चाकू से इजीली काटा जा सकता है, उतने सॉफ्ट होते हैं। दे हैव लो डेंसिटी, इनका डेंसिटी बहुत कम होता है, जबकि मेटल का डेंसिटी ज्यादा होता है। और मेल्टिंग पॉइंट भी इनका कम होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेटल का हाई होता है। तो हम अभी तक क्या डिस्कस कर रहे थे? मेटल्स, नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे। उससे हमें क्या जानने के लिए मिला कि बहुत से मेटल का जो प्रॉपर्टी है, बहुत से मेटल मान तो रहे हैं पर कोई ये नहीं मान रहा है, मतलब सारे प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से मान नहीं रहे हैं। जैसे कहीं पे कोई एक मेटल एक्सेप्शन निकल ही रहा है। नॉन मेटल के केस में भी वैसा है, वो साइन नहीं करना चाहिए पर डायमंड कर रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करना चाहिए पर ग्राफाइट कर रहा है। वैसे मेटल के केस में ये लोग हार्ड होने चाहिए पर ये सॉफ्ट है। वैसे कंट्राडिक्शन निकल रहा है। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा फिजिकल प्रॉपर्टी से बात तो बन रही है पर उतने अच्छे से नहीं बन रही है। तो फिर शुरुआत हुआ केमिकल प्रॉपर्टीज की, जिसको तुम केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हो। क्या हुआ? केमिकल प्रॉपर्टीज। और ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है जितने भी है किसी भी चीज की, इनको क्या है, ये केमिकल रिएक्शन कराएंगे। कौन किसके साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, कौन नीला दिखेगा, कौन पीला दिखेगा, ये सब देखने वाले हैं हम। सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, पॉज द वीडियो एंड नोट द लास्ट प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी को नोट कर लो पहले। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? इनको जला के देखेंगे। क्या करेंगे? जला के देखेंगे। तो मेटल को पहले जलाते हैं। चलो, तो पहले मैं लिख दूं कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, उसके बाद चलो जलाते हैं। तो इसको जलाने पर क्या होता है? किसी भी मेटल जब जलता है तो क्या लिखते हैं हम रिएक्शन में? 9th वालों को बताया है, तुमको भी बताया है। क्या लिखते हैं? मेटल प्लस ऑक्सीजन। और जब ये जलेगा कोई भी मेटल, यहां पे एक्सपेरिमेंट बोला गया है बुक में कि टीचर के प्रेजेंस में तुम जला के देखो, तो फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड। क्या फॉर्म होगा? मेटल का ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड मतलब ये राख बन जाएगा, दिखने में राख जैसा। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। वो वाला राख दिखेगा जब किसी भी मेटल को तुम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे, बोल सकते हैं, या फिर जला देंगे। और क्या? मान लो कोई एग्जांपल लेता हूं, जैसे कपर, 2Cu प्लस O2 ऑक्सीजन है ना, तो ये आ जाएगा 2CO, कपर ऑक्साइड। अब मैं अगर लो एल्यूमिनियम का, Al प्लस O2 इक्वल्स टू Al2O3। तो अगर इसको मैं बैलेंस करने जाऊं तो ये यहां पे हो जाएगा 2, यहां पे हो जाएगा 3, 4, Al2 हो गया, बैलेंस हो गया। देखा? बैलेंसिंग द रिएक्शन अगर नहीं पता तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में मैंने बताया है, जाओ वो चेक करो। तो किसी भी मेटल को जब हम जलाते हैं तो क्या फॉर्म होगा? उसका ऑक्साइड फॉर्म होगा। पर हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर, उसका लेक्चर डल गया है, जाके देख सकते हो। कहां पे? चैनल में जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो कि सारे जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड ज्यादातर बेसिक होते हैं, पर कुछ मेटल ऑक्साइड बोथ एसिडिक एंड बेसिक होते हैं। सारे ज्यादातर मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, पर कुछ ऐसे भी मेटल ऑक्साइड होते हैं जो कि बोथ एसिडिक और बेसिक होते हैं, जिनमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड आता है। जिनमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब ये 2Al2O3, यहां पे लिख देता हूं। मेजर मेटल ऑक्साइड आर बेसिक बट सम आर, पर कुछ बोथ एसिडिक एंड बेसिक, बोथ एसिडिक और बेसिक होते हैं। समझ गए? हो गया? तो इसको पहले छापो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये रिएक्शन सब याद करना पड़ेगा, इसमें समझाने वाला जो भी था मैंने समझा दिया। हाँ, तो देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 ये एक ऐसा ऑक्साइड है जो बोथ एसिडिक और बेसिक नेचर शो करता है। तो ऐसे ऑक्साइड का भी एक प्रॉपर्टी है कि जब भी ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, यहां पे किसके साथ रिएक्ट कराया है हमने?
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ, तो ये क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। हमने ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पे डिस्कस किया था, पर ये नहीं बताया था कि Al2O3 जैसे ऑक्साइड जो कि बहुत बेसिक और एसिड होंगे, जैसे जिंक ऑक्साइड को भी अगर ये काम कराओगे तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा, ये जान लेना। और ऐसे ऑक्साइड जो बोथ नेचर शो करते हैं उनको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड। समझ गए, हो गया। अब और एक बात, अब बात यह है कि ये ऑक्साइड का तो खेल तुम्हें समझ में आ गया। अब मैं बता देता हूं कि बहुत सारे जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो पानी में घुलते नहीं हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड doesn't dissolve in water, पर doesn't dissolve in water, but some, पर कुछ dissolve करते हैं, to form alkalis, dissolve to form alkalis। तो सारे तो डिजॉल्व नहीं करते, कौन, मेटल ऑक्साइड, पर कुछ करते हैं जिसमें Na2O सोडियम ऑक्साइड आता है, और ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करेगा, ये अल्काली फॉर्म करेगा। तो अल्काली क्या होगा, NaOH, क्या होगा, NaOH। तो देखो Na इधर एक है, इधर दो है, तो इधर दो बैठा देता हूं, OH, H में 2 हो गया, उधर O में भी 2 हो गया ना, 2 NaOH। तो यहां पे थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, Na2O, हाँ है ना, इधर भी O है, तो बैलेंस हो गया इक्वेशन, देख सकते हो। तो कोई भी मेटल ऑक्साइड आसानी से किसी पानी में घुलता नहीं है, पर कुछ डिसॉल्व करते हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, क्या बनाने के लिए, अल्काली, जैसे ये बना, कौन, 2 NaOH, या फिर ये भी हो सकता है K2O, पोटेशियम प्लस वाटर, पोटेशियम ऑक्साइड प्लस वाटर, 2KOH, हो गया। वैसे तुम लिख सकते हो। तो ये दो प्रॉपर्टीज मुझे बताना था। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलो मैं मेटल्स के रिएक्शन के बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूं कि इसमें पहले नोट मत करो, इसमें मैं आ रहा हूं, उससे पहले 2-4 लाइनें तुम्हें ज्ञान की मैं बता देता हूं जो बुक में गिवन है, पर लिखने की जरूरत नहीं है उतना। तो देखो पहला लाइन कि जो मेटल्स होते हैं डिफरेंट मेटल्स डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। कौन बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है, कौन कम करता है, कोई जल्दी रिएक्ट करता है, कोई कम जल्दी करता है, टाइम लेता है, कोई लेट करता है, कोई जल्दी कर लेता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन होते हैं मेटल के केस में। तो मैं एक बात बता देता हूं, जैसे सोडियम मेटल हो गया, तुम एक बात जानना कि नॉर्मल आयरन को अगर हम ऐसे एटमॉस्फेयर में घुमा रहे हैं तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, तो उसके साथ कुछ खास नहीं होता। जबकि अगर सोडियम मेटल वही विगरस रिएक्शन करता है, मतलब भयंकर रिएक्शन करता है, कौन, सोडियम, अगर उसको तुम एनवायरमेंट में छोड़ दिए खुला तो भाई ब्लास्ट होगा। क्या होगा, ब्लास्ट। एक बच्चे को एक बार मैडम ने बोला कुछ अलग कुछ लाने के लिए, मतलब रिसेंट न्यूज तो नहीं है, 3-4 साल पुरानी बातें हैं। तो बात ये था कि मैडम ने बच्चे को, केमिस्ट्री मैम ने, उनके स्कूल की, कोई स्कूल भी मुझे अभी एग्जैक्ट डेट या फिर नाम याद नहीं है, पर उसको एक मेटल लाने के लिए बोला। तो वो क्या किया, वो गया लैब में, वहां पे उसको सोडियम, पता नहीं क्यों सोडियम को उस मेटल की तरह लगा, और हमेशा सोडियम को केरोसिन के अंदर डुबा के रखा जाता है। क्यों, मैं बता रहा हूं। उसने उससे निकाला और हाथ में पकड़ के ला रहा था, हाथ में फूट गया जैसे बम फटता है, मतलब उसका हाथ पूरा इतना कुछ, एक उंगली उड़ गया था, ऐसा सिचुएशन हुआ था। तो सोडियम जब भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा वो फटाफट रिएक्शन करके ब्लास्ट हो जाता है। तो ये बात याद रखना, सोडियम के साथ खिलवाड़ नहीं, सोडियम के साथ खिलवाड़ नहीं। इतू सा भी सोडियम ला रहे हो, पूरा वो मतलब टोंग्स यूज करना और उससे ही मतलब उसको ऐसे चिपका गया लाना, समझ गए। केमिस्ट्री लैब में हमेशा अलर्ट रहना, कुछ भी हो सकता है किसी भी वक्त, क्योंकि तुम भी लैब में जाते होगे, 11-12 में तो और ज्यादा जाओगे जो साइंस लेंगे। और एक बात जान लो, सोडियम रिएक्ट किया, पोटेशियम भी ऑक्सीजन के साथ थोड़ा जल्दी रिएक्ट करता है, और सारे मेटल्स
यार ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं एनवायरमेंट में, जैसे तुमने सुना होगा कि कलंक लग जाता है, उनमें जंक लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करती है। लोहे पे जंग लग गया है, लोहा खराब हो रहा है, इस पे ग्रीसिंग कर दे, पेंटिंग कर दे कि जंग नहीं लगेगा। क्यों? वो मेटल डैमेज होता है। वो क्यों? रिएक्शन की वजह से। इसलिए आजकल बहुत से प्रोसेस है, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करके किसी भी मेटल के ऊपर अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक कोट तुमने चढ़ा दिया तो कोरोजन जो होता है ना, जो जंग लगना, वो कम हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसके बारे में बुक में दिया गया था, तो मैंने 3-4 लाइन बोल दिया। सोडियम कैसे रिएक्ट करता है ये जान लो, और सोडियम को हमेशा केरोसिन के अंदर डुबो के इसलिए रखते हैं, अगर क्वेश्चन आ गया रीजनिंग में कि सोडियम रिएक्ट करता है एनवायरमेंट के साथ, इसलिए केरोसिन में डिजोल्व करते हैं क्या, तो क्या लिखना, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आ सकता है, और आ जाए तो मुझे मत बोलना सर आपने क्वेश्चन पेपर लिख किया था, क्योंकि बहुत से सवाल, अरे यार ये मैं बोलता हूं ना, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज आ सकती है तो वो आ जाता है, तो पेपर लीक नहीं होता, हमारा एक्सपीरियंस बताता है ये सब चीजें। तो देखो उसके बाद आते हैं यहां पे रिएक्शन में। तो मेटल का बहुत सारा रिएक्शन होता है। पहले क्या करेंगे, मेटल्स वाटर के साथ, पानी के साथ। यार पानी बिना कोई जी नहीं सकता, इसलिए मैंने पानी से शुरुआत की है, मेटल्स विद वाटर। तो जब मेटल वाटर के साथ मिल जाता है तो फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड। क्या फॉर्म होता है? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। क्या होता है? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। और मेटल ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। और ये जो टोटल जो रिएक्शन होता है कौन सा, ये मेटल से मेटल ऑक्साइड बनना, जब मेटल पानी के साथ रिएक्ट करता है और मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है, तो ये जो रिएक्शन होता है ये एक्सोथर्मिक होता है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। मतलब एक्सोथर्मिक मतलब क्या, जिस रिएक्शन में हीट एनर्जी निकलेगा, मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हम हीट देंगे नहीं, ऑटोमेटिक गर्म होके निकलेगा प्रोडक्ट, हीट लेके निकलेगा, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। और जिसमें हम हीट देते हैं उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ये मैंने किसका लिया, पोटेशियम का। ये मैं 2 इसलिए लगा दे रहा हूं ताकि बैलेंस करके पूरा निकल जाए आंसर। तो देखो, तो आंसर क्या निकलेगा, मेटल ऑक्साइड। तो क्या निकलेगा के ओ, और ओ के साथ कुछ लगेगा क्या, तो जो पोटेशियम ऑक्साइड होता है उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, KOH। हम हाइड्रोक्साइड निकाल लेंगे। तो चलो इसको निकालते हैं। एक काम करते हैं, बाद में हम एग्जाम्पल के और बढ़ेंगे, पहले ये जान लो कि ये एक्सोथर्मिक होते हैं या फिर एंडोथर्मिक। और ये जो रिएक्शन होता है ये विगरस होता है। ये रिएक्शन कैसा होता है, विगरस होता है, मतलब जल्दी जल्दी होता है। और भी बहुत सारे इस रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, पहले इसको नोट कर लो। ये याद रखो कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड होगा और हाइड्रोजन निकलेगा, और मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और विगरस है। हो गया, इसको नोट करो पॉज करके। मैंने ऊपर का पार्ट नहीं मिटाया जानबूझ के, ताकि मैं अभी एग्जाम्पल समझा सकूं। वहां पे क्यों एग्जाम्पल नहीं बताया, क्योंकि तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सुनो, मेटल प्लस वाटर बन के क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और मेटल ऑक्साइड के साथ पानी जब मिल जाता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बना देता है। यहां पे कंफ्यूज मत हो, गौर से मेरी बात को सुनो, ये क्लियर करा दूंगा। अभी एग्जाम्पल में कंफ्यूजन होता है बच्चों। देखो, मेटल वाटर के साथ रिएक्ट किया, मान लो हमने 1 गिलास पानी लिया, आधा गिलास मेटल ने रिएक्शन में खत्म करके मेटल ऑक्साइड बना दिया, अभी भी वहां पे आधा गिलास पानी बाकी है। तो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड उस आधे गिलास के साथ रिएक्ट कर लेगा तो क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो कुछ ये खेल होता है। तो देखो, मैं लेता हूं पोटेशियम का एग्जांपल, K प्लस H2O, मतलब मेटल प्लस वाटर। तो क्या बनना चाहिए, मेटल ऑक्साइड, पर थोड़ा पानी बचा हुआ होता है, तो मेटल ऑक्साइड फिर पानी के साथ रिएक्ट करके डायरेक्ट मेटल ऑक्साइड ने मेटल हाइड्रोक्साइड निकल रहा है। मतलब मेटल प्लस वाटर होकर मेटल ऑक्साइड निकला, फिर ये मेटल ऑक्साइड वाटर जो थोड़ा बचा हुआ था बचेगा। सर हम अगर नहीं बचाएंगे तो तुम नहीं, रिएक्शन ही बचा देगा, थोड़ा होगा, तो डायरेक्ट मेटल हाइड्रोक्साइड निकलेगा। तो 2KOH
ये यहाँ पे 2 2 बैठा दो, बैलेंस हो जाएगा, हो गया। उसके बाद हमने देखा था कौन सा गैस इवॉल्व हो रहा था, हाइड्रोजन। तो पहले यहाँ पे बैलेंस का केस चेक कर देता हूं मैं, और 4 है, इधर 2 इधर 2, हाँ हो गया। और क्या निकलेगा, हीट एनर्जी, क्योंकि ये प्रोसेस कैसा था, एक्सोथर्मिक था। और एक बात, मेटल प्लस वाटर हुआ सर, मेटल ऑक्साइड नहीं निकल के डायरेक्ट मेटल हाइड्रोक्साइड निकला, इसलिए तो मैंने एग्जांपल से पहले एक पॉइंट बता दिया कि ये रिएक्शन विगरस होता है, वायलेंट होता है, बहुत जल्द होता है। तो डायरेक्ट मेटल प्लस वाटर होकर मेटल ऑक्साइड बनने में भी टाइम नहीं लगता, और मेटल ऑक्साइड बचे हुए पानी के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड भी फटाक से बना देता है। मतलब तुम देख नहीं सकते मेटल ऑक्साइड को, फटाक से वो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम ऐसे लिखते हैं। मान लो मैं सोडियम का एग्जांपल लेता हूं, Na प्लस H2O, वही सेम केस होगा, NaOH प्लस H2 प्लस हीट, इसको बैलेंस कर देना, या फिर मैं कर दूं तो बताओ, मैं कर देता हूं चलो तुम्हारे लिए। Na एक है, अभी मैं बात करूं अगर H2O की, तो यहाँ पे H2 एक है, इधर भी एक H आ गया तीसरा, तो यहाँ पे 2 बैठा देते हैं, बिल्कुल खेल खत्म हो जाएगा शायद, हाँ हो गया, बैलेंस हो गया। कहीं पे अगर नहीं हुआ होगा तो कर देना, क्लियर। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए, समझे ना। मेटल ऑक्साइड और नहीं निकल रहा है, वो बचा हुआ पानी। तुम ये इमेजिन करना कि पानी बचा ही है, या नहीं बचा तो मतलब बचेगा तो बचेगा, नहीं क्या बचेगा। कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, ये बात को समझ जाओ कि मेटल प्लस वाटर होके मेटल ऑक्साइड हो गया, यही मेटल ऑक्साइड जो थोड़ा बचा हुआ पानी था उसके साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया। तो ये वाला रिएक्शन यहीं पे समाप्त होता है। और एक बात मैं बता देता हूं, जो कैल्शियम होता है वो जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है वो उतना वायलेंट नहीं होता, वो उतना वायलेंट नहीं होता, बिकॉज वहां पे जो हाइड्रोजन गैस निकलेंगे वो भी उतना एक्टिव नहीं होता। मतलब यहां पे वायलेंट मतलब मैं क्यों बोल रहा हूं, तो देखो ये जो 2 मेटल हैं, कौन, पोटेशियम सोडियम, इनका रिएक्शन वायलेंट होता है, सेम रिएक्शन करेंगे। कैल्शियम भी डायरेक्ट रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, हाइड्रोजन और हीट इवॉल्व होगा। पर यहां पे जो हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है किसके केस में, पोटेशियम और सोडियम के केस में। याद रखो कि ये आंख लगा सकती है, मतलब इट कैन कैच फायर, ये लोग आंख लगा सकते हैं, जबकि कैल्शियम का लेस वायलेंट होता है, मतलब वो आग नहीं लगा सकता। मतलब ये हाइड्रोजन अगर कहीं पे लग गया ना तो आग लगने के चांसेस भी हाई है। समझ रहे हो बात को, क्योंकि ये जो 2 मेटल है ये भी स्ट्रॉन्ग मेटल है। अरे यार सोडियम हाथ में रख के चलो बाहर, फूट जाता है तो हाथ को डैमेज कर सकता है, पर कैल्शियम थोड़ी ना उतना खतरनाक होता है। तो ये मेटल भी खतरनाक है, इसलिए इनके रिएक्शन के प्रोडक्ट भी खतरनाक निकल रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आग लगा सकता है, जबकि कैल्शियम उतना खतरनाक नहीं है, तो उसका जो प्रोडक्ट हाइड्रोजन निकलेगा वो भी उतना खतरनाक नहीं होगा। तो यहां पे लिख देता हूं, हाइड्रोजन इवॉल्व मतलब निकला, हियर कैन कैच फायर, आंख लगा सकता है, समझ गए। जबकि कैल्शियम वाले केस में, बट इन केस ऑफ कैल्शियम इट कांट, ये नहीं कर सकता, क्या, आग नहीं लगा सकता, कौन, हाइड्रोजन। समझिए। तो इसको पहले छापो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। मेटल्स विद वाटर में और भी कुछ पॉइंट बचे हुए हैं। अभी जो हम बात कर रहे थे वाटर की, वो नॉर्मल वाटर में रिएक्ट कर रहे थे, कौन, सोडियम पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर बोला गया है। नॉर्मल पानी ठंडा ही होता है, विथ, ऐसा नहीं कि फ्रिज का पानी ही चलेगा, कोल्ड वाटर वायलेंटली। पर कुछ मेटल्स होते हैं, जैसे तुम्हारा आयरन हो गया और या एल्यूमिनियम हो गया, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, वो हॉट वाटर या फिर स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे। बट एल्यूमिनियम एंड आयरन रिएक्ट विथ स्टीम, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, तो इनका प्रोडक्ट थोड़ा अलग बनता है। देखो यहां पे ये वैसे भी तो स्टीम के साथ बस रिएक्ट करेंगे, इनका रिएक्शन उतना क्विक भी नहीं है, बहुत स्लो थोड़ा चलेगा।
तो इनके केस में क्या होता है, इनके केस में वो होता है जो तुम चाहते हो। किस केस में, सोडियम के केस में जो चाह रहे थे ना वही होने वाला है। प्लस H2O पानी इक्वल्स टू Al2O3, मतलब यहां पे हाइड्रोक्साइड नहीं निकला, बस ऑक्साइड निकला, क्योंकि रिएक्शन क्विक नहीं है ना, ऑक्साइड निकला, हमने रिएक्शन को रोक दिया। अब फिर उसको हाइड्रोक्साइड बनने के लिए और बहुत टाइम चाहिए होगा, और क्या निकलेगा, H2 निकलेगा। क्या निकलेगा, H2। ये रिएक्शन मैं बोल सकता हूं कि ये एंडोथर्मिक है, क्योंकि यहां पे पानी को मैंने गर्म किया इसलिए तो उससे हवा निकला, मैंने पानी को गर्म किया इसलिए तो वो स्टीम बना, तो ये एंडोथर्मिक बोल सकते हो। इसको अगर बैलेंस करने जाऊं तो 2Al 3 और ये हो गया 6, तो ये हो जाएगा 3। हो गया बैलेंस, हाँ हो गया। और किसके केस में, आयरन के केस में भी बिल्कुल ऐसा देखने को मिलता है। कैसा, ऐसा देखने को मिलता है। उसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। पर कुछ मेटल्स होते हैं जैसे लेड, कपर, सिल्वर, बट मेटल्स लाइक लेड, लीड, जो भी बोलना है बोल लो, लीड, कपर, सिल्वर डजंट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। अरे भाई मेटल भी तो डिफरेंट टाइप के देखो, डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल, तो इनके भी अलग अलग चॉइस हैं। किसी को पनीर पसंद है, किसी को नॉन वेज पसंद है, किसी को और कुछ पसंद है। जैसे सोडियम पोटासियम बोले हम रिएक्ट करेंगे तो ठंडे पानी से करेंगे, हमें ठंडा पानी पसंद है। उसके बाद ये लोग बोले, कौन, एल्यूमिनियम आयरन लोग, कि हम गर्म पानी के साथ करेंगे, हमें गर्म पसंद है। अब ये बोल रहे हैं हमें दोनों ही पसंद नहीं, हम रिएक्ट ही नहीं करेंगे, हाथ थू, हमें नहीं पसंद है, समझ गए। तो ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। कौन, ये लीड, कपर, सिल्वर, समझ गए। तो इसको पहले नोट करो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ तो देखो, मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्शन करेगा, तो क्या निकलेगा, तो मैं बता देता हूं कि मेटल जब भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब हमें प्रोडक्ट मिलेगा सॉल्ट। क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट मतलब वो खाने वाला नमक नहीं, हमें जो नॉर्मल सॉल्ट जो पड़े हैं, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, वो वाला सॉल्ट मिलेगा। तो यहां पे उसके बाद एक एक्टिविटी दिया है कि मान लो तुम्हें दिया जाता है 4 मेटल, एक मान लो जिंक है, एक मान लो Fe मतलब आयरन है, और एक मान लो एल्यूमिनियम है, और चौथा मैग्नीशियम है। तो यहां पे बोला गया है हमें कि तुम मेटल, ये चारों क्या है, मेटल है, और कपर भी दिया गया है, मान लो कपर, इनको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराओ। कौन से एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओ, और इनमें तुम थोड़ा ऑब्जर्व करो। तो तुम तो लैब में अभी फिलहाल अगर जाके कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो रिजल्ट मैं बता सकता हूं तुम्हें, क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस है। तो क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोजन गैस कैसे निकल रहा है बोल के ये लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को बबल के थ्रू पास कर देते हैं, मतलब जितना बुलबुल 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 साउंड आ गया उतना ज्यादा हाइड्रोजन गैस निकला है। तो जब हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तब सबसे ज्यादा बबल अगर किसमें निकलेगा, किसके साथ, विद मान लो डाइल्यूट HCl, विद डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो जो सबसे ज्यादा बबल निकलेगा वो कौन होगा पता है, मैग्नीशियम। कौन होगा, मैग्नीशियम। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा पावरफुल है, उसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, उसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा बबल निकलेगा मैग्नीशियम का। उसके बाद किसका निकलेगा बोलने से, एल्यूमिनियम का, उसके बाद जिंक का, उसके बाद आयरन का। तो ये क्या बताता है कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, कौन सा मेटल कितना क्षमता रखता है रिएक्शन करने का, कितना ताकत है इसमें। तो
तो सबसे ज्यादा ताकत किसका निकला? मैग्नीशियम का। मतलब ये रिएक्शन करने में माहिर है भाई, एक्सपीरियंस बंदा है, हैवी ड्राइवर है रिएक्शन करने का। उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद कपर। क्या सर? तो मैं बता देता हूं, जब तुम डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कपर को रिएक्ट करोगे बबल फॉर्म ही नहीं होगा। ये डायरेक्ट बताता है कि कपर डजंट रिएक्ट विद डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कपर डजंट रिएक्ट विथ डाइल्यूटेड HCl। और एक बात जान लो, ये तो जान गए ना कौन कितना ताकतवर है, उसके हिसाब से इसको रिएक्टिविटी ऑर्डर बोलते हैं। किसका? मेटल का रिएक्टिविटी ऑर्डर। मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है तो इसके ऊपर ग्रेटर देन, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। और एक बात, जो HNO3 होता है मतलब नाइट्रिक एसिड, वो हर एक केस में नाइट्रिक एसिड के साथ जितने भी मेटल रिएक्ट करेंगे सारे केस में हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेंगे। किस केस में? HNO3 के केस में। पर कहां पे निकलेंगे? अगर तुम बोलोगे तो मैग्नीशियम और मैंगानीज HNO3 से H2 गैस निकाल सकते हैं। मेटल्स doesn't evolve हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ। कोई भी मेटल जब रिएक्ट करता है किसके साथ? डाइल्यूटेड HNO3 के साथ। HNO3 H2 गैस ऑन रिएक्टिंग विथ डाइल्यूटेड HNO3 डजंट इवॉल्व नहीं करता है। डजंट इवॉल्व ऑन रिएक्टिंग विथ डाइल्यूटेड HNO3 एक्सेप्ट, नहीं तो करता है पर दो लोग करते हैं। कौन? मैग्नीशियम और मैंगानीज। Mg मैग्नीशियम एंड Mn मैंगानीज। समझ गए? तो डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड, सारे सुनो जितने भी एसिड हैं सारे के साथ जब मेटल रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। जबकि एक्सेप्शन HNO3 के केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता। क्यों बोलने से ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिख देना। और क्या? HNO3 पर इसमें भी एक्सेप्शन कौन है? मैग्नीशियम और मैंगानीज। यही केमिस्ट्री में यही लोगों को दिक्कत होता है, ये एक्सेप्शन रटने में। इसलिए मैं बोलता हूं जब भी मेरे साथ पढ़ रहे हो लिख लिख के पढ़ो। रिवीजन के टाइम भी ये नोट जो हेल्प करेगा ना, अभी जो तुम लिख रहे हो इससे बेहतर ब्रह्मास्त्र कोई हो नहीं सकता। जितना बेस्ट नोट्स दे दे, हम भी दे रहे हैं यार इंपोर्टेड नोट्स, पर खुद का लिखा हुआ क्या कुछ अलग ही फील होता है। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो देखो, मेटल विद एसिड में और एक नाम तुम जान लो, एक्वा रीजिया। तो ये अलग भाषा का नाम है। अपने भाषा में, अंग्रेजी में, अपने भाषा तो हिंदी या अंग्रेजी में अगर ट्रांसलेट करके देखो एक्वा रीजिया को तो इसका मीनिंग निकलेगा रॉयल वाटर। राजाओं का पानी, राजा पी जाए तो भी मर जाए ऐसा पानी है ये। तो ये किससे बना हुआ होता है? कंसंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कंसंट्रेटेड क्या डाइल्यूटेड क्या। तो मैं बता देता हूं, जो प्योर होता है, जैसे दूध, मान लो दूध वाला पूरा गाय से निकाल के डायरेक्ट दे रहा है तो वो कंसंट्रेटेड है। उसमें अगर 2 बाल्टी पानी मिला दे रहा है तो वो डाइल्यूट हो गया। मतलब पानी जिसमें मिला हुआ नहीं होता वो कंसंट्रेटेड है एसिड के केस में, जिसमें पानी मिल गया वो डाइल्यूट हो गया। समझ गए? तो इसमें अगर मान लो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जितना है उसका 3 गुना क्या होगा? कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इन दोनों को मिला के जो बनेगा उसको एक्वा रीजिया बोलते हैं। इसकी खासियत क्या है? इट कैन डिसॉल्व गोल्ड। ये भाई उसकी खासियत है। तुम कोई भी एसिड लाओ वो गोल्ड को डिसॉल्व नहीं कर सकता। वो गोल्ड या फिर प्लैटिनम, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल होते हैं, इनको डिसॉल्व करना मतलब क्या? जैसे चीनी को पानी में डालने से घुल जाता है, वैसे अगर गोल्ड को एक्वा रीजिया में डाल देंगे तो ऐसे घुल जाएगा। समझ पा रहे हो किस लेवल का ताकत रखता है ये? मुंह में मार दे इंसान मर जाए। मतलब जो गोल्ड को घोल सकता है उसका ताकत क्या होगा, उसका अंदाजा लगा पा रहे हो? इसलिए कंसंट्रेटेड HCl में भी अगर गोल्ड घोलोगे नहीं घुलेगा, कंसंट्रेटेड HNO3 में अगर गोल्ड घोलोगे नहीं घुलेगा। पर इन दोनों को इस रेशियो में मिलाने के बाद कंसंट्रेटेड HNO3 जितना है उसका 3 गुना कंसंट्रेटेड HCl होगा। तो जो बनेगा एक्वा रीजिया वो गोल्ड क्या प्लैटिनम को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, घुल जाएगा। ऐसे कर, थोड़ा स्टीर कर दिया, घुल जाएगा पूरा। समझ पा रहे हो इसकी ताकत? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल।
तो अब हम देखेंगे कि मेटल का रिएक्शन देख रहे थे पहले वाटर के साथ, उसके बाद एसिड के साथ। अभी मेटल का एक सॉल्ट होता है, जैसे मैंने बताया, मान लो एल्यूमिनियम एक मेटल है, उसका सॉल्ट क्या था, AlCl3। ऐसा जो मेटल के साथ जुड़ के कुछ टर्म रहता है ना, उसको उस मेटल का सॉल्ट बोलते हैं। और मान लो उसे हम किसी मेटल एक ले लेते हैं, मान लो Na है, Na प्लस एल्यूमिनियम का सॉल्ट ले लेते हैं, मान लो मेटल सोडियम है और मेटल भी क्या है, एल्यूमिनियम है, AlCl3 उसका सॉल्ट है, ले लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, तो ये Al को बोलेगा Na कि तो निकल, मैं वहां बैठूंगा Cl3 के साथ। तो ये बोलेगा हाँ हुजूर जैसी आपकी इच्छा। तो ये बन जाएगा NaCl3 प्लस Al2 मतलब मैंने बैलेंस नहीं किया है, तुम बस समझाने के लिए तुम्हें कंसेप्ट मैंने ये एग्जांपल लिया है, छोड़ो। तो तुम यहां पे फोकस करो। तो AlCl3 से हट गया क्योंकि वो Na से डरता है। Na ने धमकी दिया चल निकल, मैं वहां बैठूंगा। तो Al बोलता है हुजूर आपका आदेश राखों पर। तो क्यों बोला, जरूर Na उसका बॉस रहा होगा या फिर उससे पावरफुल रहा होगा। तो ये रिएक्शन तभी पॉसिबल होता है, ये जो डिस्प्लेस हुआ इसको तभी पॉसिबल होता है जब मेटल A क्या हो, मेटल B से पावरफुल हो। यार तुम अपने छोटे या फिर अपने से कम पावरफुल लोग से डरते हो, पर अपने से ज्यादा पावरफुल लोग हो तो काम जाते हो। वैसे इधर का बंदा ये मेटल A पावरफुल होना चाहिए। तुम इस एग्जाम्पल को मत नोट करो, मैंने बस तुम्हें समझाने के लिए ये लिख दिया है, तो समझ गए। तो यहां पे केस क्या होता है कि जो मेटल पावरफुल होता है वो मेटल B और मेटल A के बीच मेटल A हमेशा पावरफुल होना चाहिए। तो कैसे पता चलेगा सर कौन पावरफुल है, मान लो अगर इधर मैं Al ले जाऊं और इधर NaCl3 ही ले जाता या फिर Na2Cl3 होता, ये Na2Cl3 ले जाता तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, क्योंकि Al बोलेगा Na से हट जा, मैं Cl3 के साथ बैठूंगा, तेरी ऐसी की तैसी मैं पावरफुल हूं तुझे पता नहीं है, ऐसा बोलेगा ना। तो इधर का मेटल A हमेशा पावरफुल होना चाहिए। अगर मेटल A पावरफुल नहीं होगा B से तो वो B को निकाल कैसे पाएगा, यार ताकत रहना चाहिए ना, इसको निकालना है तुम्हें। तो अगर मेटल A ताकतवर है मेटल B से तो वो निकाल देगा, अगर नहीं है तो नहीं निकाल पाएगा। एच रिएक्शन बस लिख देना। तो कैसे पता चलेगा सर कौन पावरफुल है, इसके लिए केमिस्ट्री वालों ने एक चीज निकाल दिया, रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो जिस मेटल का रिएक्टिविटी ऑर्डर जितना ज्यादा, मतलब जो जितना ज्यादा रिएक्ट कर सकता है उसका उतना ताकत है, केमिस्ट्री वाले बोलते हैं। तो वो रिएक्टिविटी ऑर्डर अब मैं तुम्हें लिखाने वाला हूं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो अभी मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर दिखाने जा रहा हूं तुम्हें। तो यहां पे देखो, सबसे ऊपर जो मेटल का नाम है वो सबसे ज्यादा ताकतवर, वो राजा है सारे मेटल का, और जितना नीचे आओगे उतना कमजोर आता जाएगा। यहां पे देखो पहले कौन है, पोटासियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, फेरस मतलब आयरन, Pb मतलब लीड, उसके बाद हाइड्रोजन को ब्रैकेट में क्यों रखा है, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल नहीं है, पर अगर देखें तो उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी इसके बीच आता है तो लिख दिए हैं, इसको याद नहीं करने से भी चलेगा। और उसके बाद आता है कपर Cu, Hg मतलब मर्क्यूरी, उसके बाद Ag मतलब गोल्ड और Au मतलब सिल्वर। ये सारे सिंबल तो पहले याद होने चाहिए बिकॉज यू आर इन क्लास 10, नहीं है तो याद कर लो अभी जो मैंने बोला। पर बच्चों को, ज्यादातर बच्चों को क्या समस्या होता है, ये सिंबल याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो प्रैक्टिस के साथ याद भी हो जाएगा इजीली अगर पढ़ोगे थोड़ा बहुत भी तो। पर ये जो सीरीज याद करना बच्चों को कठिन लगता है, तो मैं तुम्हारे लिए ट्रिक लेके आ गया हूं। तो पहला क्या है, के से क्या, खा, उसके बाद Na ना, खाना, उसके बाद Ca मतलब काया, Mg मतलब मजा, उसके बाद Al मतलब आयला, और जिंक मतलब जी, और Fe को बना दिया मैंने फिर, और P से बना दिया पेट, उसके बाद Cu से बना दिया क्यों, और यहां Hg से बना दिया हंडी जैसा, H से हंडी, G से जैसा, Ag में आया आगे, और Eu से आया। तो यहां पे मैंने ट्रिक बता दिया, खाना काया, मजा आयला जी, फिर पेट क्यों आगे आया, पेट क्यों हंडी जैसा आगे आया। मतलब किसी इंसान ने भरपूर खाना खाया है जिससे उसे आनंद मिल गया है, और अब उसका पेट इतना खा लिया है कि हंडी जैसा आगे बढ़ गया है। समझ पा रहे हो ना, तो इससे याद कर सकते हो, खाना KNA यहां पे लिख देता हूं और एक बार पूरा रिसाइट करके लिखेंगे, काना काया हो गया, मजा आयला MgAl आयला, जी जिंक, उसके बाद फिर पेट
फिर पेट, क्यों, एच को छोड़ो, एच को छोड़ो, पेट क्यों हंडी जैसा आगे आया। ये 2-3 बार प्रैक्टिस करो, ऐसे पढ़ते थे। खाना खाया मजा आयला जी, फिर पेट क्यों हंडी जैसा आगे आया। ऐसा याद करके 4 बार लिख दो, याद नहीं हुआ तो क्या ही मतलब रह जाएगा, इसको इजीली याद कर पाओगे। समझ गए, ट्रिक बता दिया। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर याद करना शुरू कर दो, क्योंकि एग्जाम में दे देगा, एक मेटल देगा, उसका सॉल्ट देगा और पूछेगा कि डिस्पर्शन होगा कि नहीं होगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर तुमको पता नहीं होगा तो तुम आंसर भी नहीं दे पाएगा। समझ गए, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर याद कर लो। ट्रिक तो दे दिया ना, खाना खाया मजा आयला जी, फिर पेट क्यों हंडी जैसा आगे आया। समझ गए। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो देखो जो नेक्स्ट टॉपिक मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं वो है आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन। तो एक आयोनिक कंपाउंड होता क्या है, तो उससे पहले मैं तुमको इससे अवगत करा देता हूं। तुमने क्लास 9th में इसके बारे में पढ़ा होगा कि हर जो एक एलिमेंट होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी सेल में डिवाइडेड होता है। जैसे पहले सेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तीसरे सेल में वैसे लिमिट चलता जाता है। और क्या क्या नाम दिया जाता है, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ये 9th में पढ़ाया जा चुका है। अगर नहीं पढ़े तो बेसिक इंट्रो तो मैंने दे भी दिया। तो जैसे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, जैसे मान लो मैंने एक का ले लिया हीलियम का, तो हीलियम के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसके सारे इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में फिट आ जाते हैं। वैसे नियॉन के पास कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका क्या होता है, पहले सेल में 2 आ सकता है, उसके बाद वो जगह मतलब फुल हो गया। अब ये दूसरे सेल का यूज करता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन वो रख सकता है और वो बैलेंस हो जाता है। ये सब क्या है, नोबेल गैसेस है। इनको नोबेल गैस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जितने भी सेल में रहेंगे उसको पूरा फिल करके रहेंगे, मतलब किसी को खाली जगह नहीं छोड़ेंगे, जिस भी सेल को एनक्लोज करेंगे। जैसे देखो ये हीलियम के में है, मतलब के को पूरा फिल किया हुआ है, वहां पे 2 ही रह सकते हैं, 2 उसने भर दिया है। नियॉन को देखो, इसके पास 10 है, पहले सेल को भी फिल किया, दूसरे सेल को भी कंप्लीटली फिल किया है, मतलब किसी में छोटा सा भी जगह नहीं छोड़ा है। वैसे आर्गन 288, मतलब पहले सेल को फिल किया, दूसरे सेल को फिल किया, तीसरे सेल को भले ही फिल ना किया हो, पर ऑक्टेट रूल मेंटेन कर रहा है। ऑक्टेट रूल मतलब क्या, अगर मान लो उस सेल में पूरा फुल इलेक्ट्रॉन अगर नहीं भी है ना, तो 8 है, तो उसको ऑक्टेट रूल कहा जाता है। मतलब हम मानते हैं कि ये किसके साथ सेम है, जैसे मानो तीनों सेल भरे हुए हो। तो नोबेल गैस के केस में ऐसा हो रहा है। अब मेटल के केस में देते हैं, तो हमने ले लिया सोडियम। सोडियम के पास कितना होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। इसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसने पहले सेल में 2 दिया, दूसरे सेल में 8 फिल कर दिया, तीसरे सेल में 1 ही दिया। तो इसने ना तीसरे सेल को फिल किया, ना उसमें ऑक्टेट रूल मेंटेन किया। उल्टा देखेंगे तो एक उसने बस डाला है तीसरे सेल में। वैसे और एक मेटल मैग्नीशियम की बात करें तो इसमें देखो पहले सेल को फिल किया, दूसरे सेल को फिल किया, पर इसने तीसरे सेल को 2 ही रख के छोड़ दिया है, क्योंकि इसके पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर नॉन मेटल की बात करें, यहां पे देखो 2 सेल को फिल करने के बाद उसके पास थोड़ा सा बच गया है, पर नॉन मेटल के केस में ये क्या होगा, यहां पे देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन। लिख देता हूं पहले इलेक्ट्रॉन नंबर, और यहां पे होता है 17 इलेक्ट्रॉन। तो नॉन मेटल सल्फर की बात करें, एस मतलब क्या, सल्फर, तो इसने पहले सेल को फिल किया, दूसरे सेल को फिल किया, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, वरना ये तीसरे सेल को भी फिल कर देता। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इसके पास अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन चला जाए तो ये भी नोबेल गैस बन जाएगा, और इसके पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये भी नोबेल गैस की कैटेगरी में चला जाएगा। तो नोबेल गैस क्या होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं। और तुम ये बात याद रखना कि जितने भी एलिमेंट हैं वो हमेशा किसको पसंद करते हैं, बैलेंस होने को। अपने लाइफ में बैलेंस होने को वो पसंद करते हैं। मतलब देखो मेटल के केस में अगर बात करूं तो ये सोडियम अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को धक्का मुक्की मार के निकाल दे तो ये बेचारा बैलेंस नहीं हो जाएगा, उसका लाइफ सेटल नहीं हो जाएगा। बैलेंस मतलब उसका लाइफ सेटल होना, तुम कंसिडर कर सकते हो। तो वैसे अगर ये 1 को छोड़ दे तो दोनों जो सेल रहेंगे दोनों में फिल होके रहेगा, वो बैलेंस रहेगा। वैसे अगर मैग्नीशियम की बात करूं तो ये अगर 2 छोड़ देगा तो ये बेचारा भी बैलेंस हो जाएगा। पर अगर और एक बात भी हो सकता है कि अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन और ले आए कहीं से तो भी ये बैलेंस हो सकता है। पर तुम खुद सोचो, तुम्हें या तो 1 रुपए
छोड़ना है या फिर 7 रुपए मेहनत से कमा के लाना है, मांग के नहीं। तो सबसे आसान क्या होता है इनके लिए, जो कम आंकड़ा होता है, मतलब सोडियम के लिए 1 छोड़ना आसान होगा एज कंपेयर टू 7 लाना। मतलब 7 लाना मेहनत करेगा 7 दिन तक फिर लाएगा, 1 को छोड़ने में उसको ज्यादा ताकत नहीं लगेगा, तो ये 1 को छोड़ने में क्या करेगा, प्रिफर करेगा। वैसे इसके पास भी या तो ये 2 छोड़ेगा, नहीं तो 6 नया लेके आएगा। तो हमेशा क्या करते हैं, जो आंकड़ा 4 से कम होता है ये एलिमेंट उनको प्रेफर करते हैं। तो 4 से कम 6 है या 2 है, तो ये क्या करेगा, 2 को छोड़ने का सोचेगा। वैसे ही नॉन मेटल के केस में यहां पे देखो, ये या तो 2 ला सकता है, नहीं तो 6 छोड़ सकता है। यहां पे कौन सा आंकड़ा 4 से कम है, 2 वाला आंकड़ा, मतलब ये 2 लाना चाहेगा। वैसे क्लोरीन भी 1 लाना चाहेगा पर ये छोड़ना चाहेगा। तो इससे तुम क्लियर हो गए कि मेटल छोड़ने में बिलीफ रखता है और नॉन मेटल लाने में बिलीफ रखता है। क्यों? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ही ऐसे हैं। तो मान लो मैं सोडियम को बैलेंस करता हूं, मान लो मैं सोडियम को बैलेंस करता हूं, तो सोडियम के पास टोटल अभी कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 1। तो ये बेचारा क्या करेगा, बोलेगा कि मुझे बैलेंस होना है प्रभु, मेरे 1 इलेक्ट्रॉन ले जाओ। तो उसके बाद वो 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और क्या बन जाएगा, Na+ बन जाएगा, जो 2 8 रहेगा, 1 चला गया। प्लस क्यों दिए, तो मैं बता देता हूं कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, दान में दे दिया, उसने अपने 1 इलेक्ट्रॉन की कुर्बानी दे दी। मतलब ये अच्छा आदमी हुआ कि बुरा आदमी हुआ, अरे जो दान देता है वो अच्छा है ना, जो दान देता है वो प्लस में गया, उसने बांट दिया 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए इसमें प्लस लगाई। वैसे बात करते हैं चलो क्लोरीन की, Cl। तो Cl में कितने हैं, 2 8, उसके बाद 7 है, देखो 7। तो क्लोरीन बैलेंस होने के लिए क्या कर सकता है, या तो 7 छोड़ेगा या फिर 1 लेके आएगा। कौन सा आंकड़ा 4 से छोटा है, 1 वाला आंकड़ा। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से उधार उधार लाके आ जाएगा, तो ये बन जाएगा Cl- और इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8। तो इससे तुम्हें क्या पता चला कि इसने छोड़ा, बोल के इसको हम अच्छा आदमी सुने, इसने दान दिया, किसने, सोडियम ने, इसलिए इसको हम प्लस दिए, और Cl ने उधार लाया, किसी का खा गया इलेक्ट्रॉन, ये किसी से छीन लिया लुटेरे ने, तो इसको इसलिए हम माइनस दिए। समझ गए? तो जो छोड़ता है, जो दान दे देता है, उसको हम प्लस देते हैं, और जो लाता है, लूट लाता है, चुरा लाता है, या फिर कैसे भी करके लाता है, उसको हम माइनस देते हैं। तो ऐसे एक एलिमेंट बैलेंस होगा। जैसे Mg कैसे बैलेंस होगा, ये Mg2+ बन जाएगा, मतलब 2 को छोड़ देगा, 2 दान दिया तो 2+। यहां पे जैसे लिख देता हूं मैं, तो Mg क्या बन जाएगा, Mg2+ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। वैसे ये S भी क्या है, S2- हो जाएगा, और Cl क्या होगा, बस माइनस होगा, 1- है ना। जैसे हम 1 को मेंशन नहीं करते हैं ना इंटू करते टाइम, वैसे यहां पे भी 1 मेंशन नहीं कर रही है ना, 1 मेंशन करने पर भी होगा। जितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उतना प्लस, और जितना इलेक्ट्रॉन वो लाएगा उतना माइनस लिखना। समझिए? तो कैसे बैलेंस होगा, समझ गए? मान लो मुझे एल्यूमिनियम को बैलेंस करना है, मान लो एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 3। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, या तो 3 छोड़ेगा या तो और 5 लाएगा। कौन सा आंकड़ा 4 से कम है, 3 वाला, तो ये 3 छोड़ना समझेगा। तो एल्यूमिनियम ने 3 छोड़ा, बोल के वो हो गया Al3+। समझ गए? छोड़ेगा जितना उतना प्लस हम उसके ऊपर लिख देते हैं, और लाएगा जितना उतना माइनस हम इसके ऊपर लिख देते हैं। जैसे क्लोरीन ने 1 लाया उधार करके, बोल के माइनस लिखे। ये समझ गए? फंडा क्लियर है? इतना तक क्रिस्टल क्लियर नोट करो। और एक बात मैं बता दूंगा कि जब ये लोग बैलेंस हो जाते हैं, उसके बाद तुम एक बात याद रखना, जैसे शादी हमेशा लड़का और लड़की के बीच होती है, दोनों ऑपोजिट जेंडर के हैं, वैसे ये जो एलिमेंट होते हैं ये भी कंपाउंड बनाते हैं, ये भी परिवार बसाते हैं, ये भी अपना फैमिली बनाते हैं, तो यहां पे भी ऑपोजिट मिलेंगे। तो अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। इसलिए हमेशा जो कंपाउंड बनता है, जैसे नमक का फॉर्मूला क्या है, NaCl, तो इसमें क्या होते हैं Na+ + Cl-,
मतलब Na प्लस है मतलब लड़का है और Cl माइनस लड़की है, दोनों ने शादी रचाई, बन गए NaCl। अब साथ साथ रहते हैं, क्या बन के? नमक बन गए। समझ गए? प्लस कैसे हुआ, Cl कैसे बना, समझ गए? प्लस कैसे आया, माइनस कैसे आया, समझ गए? उसके बाद एक बात याद रखो कि जो नेगेटिव ऑपोजिट साइन होते हैं, अगर एक प्लस है एक माइनस है, हमेशा ऑपोजिट चीजें अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। वैसे ही जैसे मैग्नेट में भी ऑपोजिट डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर, वैसे यहां पे भी जिसका ऑपोजिट चार्ज होगा वो पास आएंगे और परिवार बनाएंगे, जिसको हम कंपाउंड बोलते हैं। समझ गए? कंपाउंड नाम तो 9th में ही सुना होगा, मैंने बस बता दिया। तो ऐसे आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं। पहले एक एलिमेंट बैलेंस होता है, या तो वो प्लस होता है या फिर वो माइनस होता है। अगर दान करता है, दान करके बांट देता है तो उसको प्लस देते हैं। अगर लूट लाता है, छीन लाता है, भीख मांग लेता है तो उसको माइनस बोलते हैं। समझ गए? लाता है तो माइनस, देता है तो प्लस, और प्लस और माइनस मिल जाते हैं और कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड की संरचना करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। समझ गए? सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो एट लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो देखो पहले उसका क्या प्रॉपर्टी में फिजिकल नेचर देखेंगे। तो ये सॉलिड होते हैं। नमक का एग्जांपल ले लो, नमक कैसा होता है? सॉलिड होता है। पहले के जमाने के जो नमक देखे होंगे वो तो पूरा दिखता भी था सॉलिड, इतना मुट्ठी भर के मार दो पूरा चोट लग जाए तो। और हार्ड होता है ये, मतलब हार्ड होता है। अभी के नमक को क्या होता है, मशीन में पाउडर बना दे रहे हैं, इसलिए तुम फील नहीं कर पा रहे होगे। पुराने जो टाइप के नमक होते हैं, पुराने जमाने में जो तुम्हारे दादाजी लोग खाते होंगे, खाते तो नहीं, देखे तो जरूर होंगे, पूछ लेना एक बार, तो वो हार्ड होता था। मतलब इस तरह का बोल सकते हो कि छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा, हाँ उतना भी हार्ड हो सकता है। और क्यों हार्ड होता है? ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहता है, बहुत ज्यादा प्यार रहता है इन दोनों के बीच, जिसके वजह से ये लोग पूरा जुड़ के रहते हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। जनरली ब्रिटल मतलब क्या होता है? जैसे मान लो चॉकलेट, जो हार्ड चॉकलेट का पीस हो, मतलब ये पाउडर नहीं होगा तुम ऐसे करने से भी, मतलब ऐसे तोड़ दोगे तो वो टूट जाएगा पर पाउडर नहीं होगा, वो उसको बोलते हैं ब्रिटलनेस। अगर ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो पीस में टूटेगा, पाउडर नहीं होगा। समझ गए? अब है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में हमें उनका जो अट्रैक्शन पावर हो उसको तोड़ना पड़ेगा, और क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव बोला ना, इनके बीच बहुत ज्यादा प्यार रहता है, जिसके वजह से इनको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा ताकत, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो अगर बोले क्यों इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो तुम लिखना कि because we need much more amount of energy to break the inter-ionic bond between the ionic compound. So we need so the melting point and boiling point of ionic compounds are quite high. समझ गए? अंग्रेजी में भी बोल दिया, लिखने में आसानी हो बोल के। सल्यूबिलिटी, तो ये क्या होते हैं? सल्यूबल होते हैं वाटर में, पर इनसल्यूबल होते हैं, नहीं घुलते। पानी में तो घुल जाते हैं भाई, पर केरोसिन पेट्रोल में नहीं घुलते। समझ गए? ये एक प्रॉपर्टी। और लास्ट प्रॉपर्टी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या इनके थ्रू कंडक्ट होता है? तो पहले मैं बता देता हूं, एक इसमें प्लस और दूसरा माइनस होता है। तो नॉर्मल, जब ये नॉर्मल स्टेट में होता है तो कंडक्ट अच्छे से नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ये एक पॉजिटिव आयन नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो करंट डिवाइड हो जाएगा। पर अगर मैं सॉलिड स्टेट की बात करूं, नॉर्मल स्टेट में तो नहीं होगा, सॉलिड स्टेट में अगर बोलूं तब भी नहीं होगा। क्योंकि सॉलिड स्टेट कैसा होता है? हार्ड होता है, उसके बीच कोई भी पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता। मतलब अगर नाकाबंदी लगी हो किसी जगह पे, किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, मंत्री साहब आ रहे हैं सिक्योरिटी लेके बस वही निकल रहे हैं, तब शहर में नाकाबंदी लगा देते हैं। जब बड़े बड़े मंत्री साहब उतरते हैं किसी भी शहर में, तो किसी भी गाड़ी को छोड़ा नहीं जाता, एक बैरिकेड लगा दिया जाता है। तो वैसे उस जगह पे सॉलिड स्टेट में जब कोई पार्टिकल होता है तो वैसा वहां पे भी किसी पार्टिकल को मूव नहीं करने दिया जाता, उनको सबको जाम कर दिया जाता है। जैसे स्टैचू बोल देने पर ऐसे रह जाते हैं ना, वैसे ये लोग भी सारे पार्टिकल एक जगह पे रुक जाते हैं। तो कैसे कंडक्ट करेंगे भाई? कैसे घूमेंगे? पार्टिकल अगर मूव ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा सॉलिड स्टेट में। पर एक मोल्टेन स्टेट होता है, जब इनको बहुत ज्यादा हीट दे दिया जाता है तो एक मोल्टेन स्टेट आता है,
इसके बारे में डिटेल में क्यों जाऊं, बेकार में तुम्हारे सिलेबस में नहीं दिए है, पर ये जान लो कि इसमें बहुत ज्यादा हीट दिया जाता है एलिमेंट को मोल्टेन स्टेट में, और इस स्टेट में ही ये किसके थ्रू, आयनिक कंपाउंड के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये तो पहला एक लिक्विड टाइप का स्टेट होता है जिससे पार्टिकल मूव कर पाए, और एक लफड़ा कौन सा था, पॉजिटिव नेगेटिव वाला। तो इसमें बहुत ज्यादा हीट होने के कारण ये लोगों का भी सर दिमाग काम नहीं आता, तो ये भी अपना काम करना बंद कर देते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट हो पाता है। अगर बोले व्हाई इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पॉसिबल इन आयनिक कंपाउंड इन द मोल्टेन स्टेट बोलने पर लिखना कि इस बार तो एमसीक्यू में पूछा जाएगा, मैं बेसिक आइडिया के लिए बता दे रहा हूं कि यह लिखना है तुम्हें कि इन द मोल्टेन स्टेट द electricity can be conducted as the particle can move, and also due to heat the positive negative attraction also fail. That's why the conduction of electricity is possible in molten state in the ionic compound. समझ गए? तो लास्ट में मैं थोड़ा कोरोजन के बारे में बता दूंगा, अभी 2-3 मिनट का लफड़ा है, आगे बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, अभी थोड़ा जान लो, इजी 2-3 बस बोल दूंगा, ज्यादा लिखाऊंगा कुछ नहीं लिखाऊंगा, 2-3 मिनट का फंडा है। बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, डिलीटेड है पर बता देता हूं यार, कहीं पे पूछ दिया जा सकता है, कोई तुम्हें एग्जामिनर पूछ देगा कभी, तो दैट्स व्हाई पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बिफोर आई मूव टू कोरोजन। चलो लास्ट एंड डिलीटेड टॉपिक कोरोजन को 1-2 मिनट में निपटाते हैं। तो पहला कोरोजन क्या है, कलंक लगना, जंक लगना। अगर मान लो कोई लोहे को, नए लोहे को छोड़ दो बाहर, पानी लगेगा, एयर लगेगा, मॉइस्चर लगेगा, तो उसमें क्या होता है, जंक लग जाता है, या फिर बोलते हैं वो लोहे के ऊपर एक ब्लैक टाइप का कोड, या फिर तुम जैसा भी तुम्हें जैसा दिखे वो एक हो जाता है जब लोहे को बिना कोई पेंटिंग, बिना ग्रेसिंग, रॉ जो मटेरियल होता है, मतलब नॉर्मल जो लोहे को अगर बाहर ऐसे डाल दोगे, उसमें बारिश गिरेगी, उसमें हवा लगेगा, तो ये कंडीशन आ जाता है, जिससे लोहा खराब होता है। लोहे का जो ड्यूरेबिलिटी है, लॉन्गेबिलिटी है, लाइफ है, वो खत्म हो जाता है, मतलब बहुत कम हो जाता है, थोड़ा खत्म ही हो जाता है। अपर सरफेस में जहां पे जंक लगेगा वो लोहा बर्बाद हो जाता है, और हमारे देश में पता नहीं कितने करोड़ों का लोहा हर साल बर्बाद होता है बस जंक लगने की वजह से। तो इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, तो इसका प्रिवेंशन है ऑयलिंग, या तो ऑयल लगा दो, या फिर ग्रीसिंग कर दो, ग्रीस लगा दो, या फिर पेंट कर दो, गाल्वानाइजिंग कर दो, या फिर उसको एलओएस बना। आजकल पहले के गाड़ियों में ना फ्यूल में जंक लगती थी, क्यों? क्योंकि पहले के जो होते थे वो स्टील रिम होता था या फिर लोहे का रिम होता था, पर आजकल गाड़ी एक नया टेक्नोलॉजी दे रहा है, एलॉय। तो ये एलॉय क्या है, एक से ज्यादा मेटल को मिलाकर एक ऐसा चीज तैयार कर रही है जिसमें जंक नहीं लगेगा, जो भी कर दो जंक नहीं लगेगा, उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी, और एलॉयस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो भी प्योर मेटल के मुकाबले कम होता है। आजकल जो हमारे घर में टेप नहीं होता, जो तुम मेटल टाइप का, वो ब्रास का बहुत सारा होता है जिसमें जंक नहीं लगता। पहले लोहे का होता था तो काला काला पड़ के वो क्रोम प्लेटिंग उखड़ के काला हो जाता था, आजकल ब्रास का लगाते हैं। तो ब्रास क्या होता है, कपर और जिंक का मिक्सचर होता है, और ब्रास से अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराओगे तो नहीं होगा, बहुत बुरा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि ये कपर और जिंक से मिलकर बनता है, और जो कपर है वो बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इवन हमारे घर में जितने भी वायर्स हैं, हमारे नहीं तुम्हारे भी घर में बहुत सारे जो वायर्स होंगे इलेक्ट्रिक के, वो सारे कपर से बने हुए होते हैं, कपर वायर बोलते हैं। ऊपर तो प्लास्टिक कोटिंग होती है, अंदर क्या होते हैं, कपर के वायर होते हैं। तो कॉपर इतना अच्छा कंडक्टर है, जबकि उसका एलॉयस उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है। गाड़ी आजकल जो नई नई गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, सस्ते में भी देना शुरू हो गया है टॉप मॉडल्स में, क्या, एलॉयस। तो एलॉय वो चीज है जो जंक नहीं लगता। इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर का होता है दी एंड, हमने कर दिया इसको खल्लास। भले ही लेक्चर लंबा था पर मजा आया होगा, सारे टॉपिक को लाइन बाय लाइन तुम्हारे भैया ने कवर कराया है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा, जाते जाते बता देना चाहूंगा कि जकास क्लासेस में तुम्हारे लिए सारे कंटेंट आने वाले हैं, एमसीक्यू मैं कराने वाला हूं। एमसीक्यू बस डाल रहे थे बच्चे, बोले करा दो सर, करा दो सर, तो मैं लेके आने वाला हूं। पहले थोड़ा लेक्चर निपटाने दो, पर एग्जाम से 20 दिन या फिर 1 महीना पहले तो लेके आ जाएंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे, ताकि तुम्हें रिवीजन के लिए कोई कमी ना हो, सारा कंटेंट तुम्हारे चैनल में मिल जाएगा। तो इससे जुड़े रहो और यहां से पढ़ो और एग्जाम में फोड़ो। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।